हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। और दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर अपन करवा रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट पेपर अपन लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग 2020 का जो पेपर है वो अपन लेके आए हैं। इसको सोल्व करते हैं अपन। जो फर्स्ट पेपर दे रखा है अपने फिजिक्स का ही पेपर दे रखा है, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम अपन चलते हैं पेपर की तरफ और सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित बल। देखिए बेटा, ये एक विद्युत क्षेत्र है जो कि असमान है, एक समान नहीं है। इसमें एक लाइन यह है, दूसरी लाइन ये है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि उस पर आरोपित होगा। उस पर देखिए दोनों ही चीजें आरोपित होगी। एक तो फोर्स लगेगा, देखिए यू है, ये मान के चलो प्लस क्यू रख दिया, ये मैंने माइनस क्यू रख दिया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा है वो तो लगेगा क्यू ही लगेगा, इधर की तरफ लगेगा क्यू ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर लगेगा क्यू ही। ठीक है, तो क्या आएगा साहब, इस पर लगने वाला जो फोर्स लगेगा वो तो ये लगेगा। और टॉर्क यहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क बराबर आता है बल आघूर्ण लगेगा, वो लगेगा पी साइन थीटा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा इसमें वो क्या जाएगा बेटा, दोनों ही इस पे लगेंगे, बल आघूर्ण और बल। यदि किसी द्विध्रुव आघूर्ण को यदि असमान विद्युत क्षेत्र में अपन रखते हैं तो उस पर बल और बल आघूर्ण दोनों काम करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक आवेश Q एक r त्रिज्या के गाउसीय गोले में परिबद्ध है, त्रिज्या दोगुनी हो जाए तब। देखिए ऐसा कैसा है क्वेश्चन अपन ने 2019 का जो पेपर करवाया उसमें किया है, तो सेम क्वेश्चन है ये। जो फ्लक्स होता है वो क्या आता है बेटा, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो ये है, ये दो रेडियस है, ये Q है, ये बी क्यू है, तो इसकी रेडियस यदि 2r कर दी जाए तो जो फ्लक्स होता है वो उसमें परिबद्ध चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि उस पर रेडियस पे डिपेंड करता है। तो क्या रहेगा, समान रहेगा बेटा। देखिए रिमेन सेम रहेगा। तो जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो क्या जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर दूरी पर रखा जाए। तो देखो दो आवेश है अपने पास में, ये Q और ये Q, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 3 मीटर पे। ठीक है, इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है बेटा, 1.6 न्यूटन है। प्रतिकर्षण बल का मतलब है दोनों पर जो समान फोर्स है, जो नेचर है दोनों की सेम है। तो प्रत्येक आवेश का मान निकालिए। तो देखिए क्या जाएगा, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आता है बेटा। तो क्या आ जाएगा, 1.6 बराबर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर की होती है 3 की स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा। तो क्या जाएगा, ये से कट जाएगा। तो देखिए क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 9। आप इसको क्या कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ईजी हो जाए। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या जाएगा अपने पास में 16/10 की पावर 5। देखिए Q को स्क्वायर हटा दीजिए, क्या जाएगा 16/10 की पावर 10। यहाँ पर 9 था तो एक इसमें ऐड हो गया तो 10 आ गया, तो रूट लगा दो इस पे। तो क्या आ जाएगा 4/10 की पावर 5। इसको ऊपर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -5। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 40/10 की पावर -6। और -6 को आप क्या बोल सकते हो, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम बोल सकते हो, क्योंकि चार्ज अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलम। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, HCl का एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर दे रखा है। उसके आयनों के मध्य दूरी अपने को पता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या आता है, Q इंटू एल। P कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10 की पावर -30। Q कितना है, देखिए एक हाइड्रोजन पर कितना रहता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो 17 के कारण कितना आ जाएगा 17, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा 17। और उतने ही उसमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एल अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 3.4 इंटू 10 की पावर -30 अपॉन कितना आ जाएगा 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए आप कट पीट दीजिए इसको, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए बेटा आप, तो कितना रह जाएगा 1/8 इंटू 10 की पावर -11 रह जाएगा बेटा। ये कैलकुलेट कर दीजिए आप, देखिए इसको क्या आएगा यहाँ पर
0 पॉइंट, देखिए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -11। तो एल की जो वैल्यू आएगी देखिए वो कितनी आएगी, क्या 0 आएगी क्या नहीं। देखते हैं अपन नीचे की तरफ ऑप्शन देखते हैं अपन। ये देखिए बेटा जो इसका आंसर है वो आंसर ये सही नहीं दे रखा है इन्होंने, तो जो इसका आंसर आएगा बेटा वो अभी अपन ने देखा था वो कितना आएगा 0.125 इंटू 10 की पावर -मीटर, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा इसमें, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा डी। डी के अंदर आंसर ये सेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपने को, विद्युत विभव का जो मात्रक आता है वो क्या आएगा, देखिए न्यूटन मीटर, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है W/Q, W क्या होता है F × D/Q, F का न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम। देखिए बेटा न्यूटन मीटर इंटू कूलाम, एक तो ये हो गया, दूसरा वोल्ट, ये भी इसी का है, तो बोथ। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी, ए और बी दोनों आंसर आएंगे बेटा इसके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए बेटा, देखिए 2 मीटर त्रिज्या की एक आवेशित खोखले गोला है, ये एक आवेशित खोखला गोला है जिसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर है। खोखले गोले चालक की सतह पर 100 वोल्ट विभव है, यहाँ पर कितना है बेटा 100 वोल्ट विभव है, वोल्टेज कितना 100, विद्युत केंद्र से 1 मीटर, केंद्र से ये मान लो अपन ने केंद्र से 1 मीटर ये बन गया बेटा, 1 मीटर की दूरी पर बात कर रहा है विद्युत विभव। तो आपको पता है खोखले गोले की यदि अपन बात करें तो अंदर की तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे विद्युत विभव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है खोखले गोले में। ठीक है, तो खोखले गोले में वोल्टेज जो सरफेस पे रहेगा वो यहाँ रहेगा, तो वो कितना आ जाएगा बेटा 100 वोल्ट। तो जिसका राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा बेटा, तो अंदर भी यही रहेगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर आएगा बेटा, इसमें 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है ये, देखिए बेटा अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 पे 2 गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो उनकी धारिता आपको पता है, जो धारिता होती है चालक गोले की 4πε0r होती है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, तो C1 C2 बराबर क्या आ जाएगा R1/R2, कितना दे रखा है रेशियो 1:2 रेशियो, तो C1 और C2 का रेशियो भी क्या आएगा 1:1, देखिए 1:1। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए चित्र में दिखाए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, देखिए ये दोनों कौन से ऑर्डर में है बेटा, सीरीज ऑर्डर में। वो सीरीज ऑर्डर में अपने को पता है C1 C2 अपॉन C1 + C2 आता है, C इक्विवेलेंट जो आता है वो ये आता है बेटा, तो क्या आ जाएगा 4 × 2, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 + 2 तो कितना आ जाएगा 4 × 4 आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू 4 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा 16/8, तो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा बेटा ये। तो देखिए यहाँ पर ये 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, 2 और 2 दोनों किस में है, पैरेलल ऑर्डर में है बेटा, तो पैरेलल ऑर्डर में क्या आ जाएगा ये, पैरेलल ऑर्डर में क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 इसके साथ में ये आ जाएगा 4 देखो ये आ जाएगा 4, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज ऑर्डर में, इनका वापस से कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, और 2 वापस कितने में आ जाएगा 4, और ये लास्ट में जो अपने पास में आएगा बेटा ये क्या आएगा 4 माइक्रोफेरेड। देखिए तो ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, 2 4, तो जो लास्ट में जो अपने पास में सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, ए एंड बी के बीच में एक ही आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, और ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। देखिए ये तो आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, और ये भी कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और इसके साथ में ये क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए 4 × 4 4 + 4 कितना आ जाएगा 16/8, तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो लास्ट में अपने पास में जो सर्किट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, देखिए क्यों मिलेगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा ये भी आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देखिए पैरेलल ऑर्डर है 4 माइक्रोफेरेड, बी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखिए दोनों ही किसी पे निर्भर नहीं करते, क्योंकि अपने को पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/ρ होती है, तो
सिग्मा एंड रो का जो गुणनफल आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो दोनों पे डिपेंड नहीं करती इस पे। देखिए आंसर दे रखा है क्या, यस बेटा नन ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, नन। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है दोनों कंडक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न प्रतिरोधों की सिरों के बीच समान विभवांतर आरोपित किया जाता है, अधिक उष्मा। आपको पता है जो हीट होती है वो क्या होती है, V स्क्वायर वोल्टेज स्क्वायर अपॉन R होती है, तो एस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का। ठीक है, तो क्या होता है साहब, अधिक उष्मा किसमें उत्पन्न होगी, जिसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि वोल्टेज क्या दे रखा है बेटा, कांस्टेंट दे रखा है। तो देखिए लीजिए, उच्च प्रतिरोध में नहीं बेटा, निम्न प्रतिरोध में अधिक हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। क्षेत्रफल ए है, इनके बीच के जो क्षेत्रफल है वो ई है। प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। आवेश संधारित्र की ऊर्जा क्या आएगी, ई बराबर आपको पता है 1/2 सी वी स्क्वायर आता है। सी देखिए क्या आता है, यहाँ पे U कर लीजिए बेटा एनर्जी, तो U बराबर क्या आ जाएगा 1/2 सी क्या आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मल्टीप्लाई V क्या आता है E इंटू डी आता है, तो बेटा क्या आ जाएगा E स्क्वायर डी स्क्वायर, डी से ये कट जाएगा तो U क्या बच जाएगा बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डी E स्क्वायर। देखिए बेटा कौन सा आएगा 1/2, देखिए बेटा नीचे ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डी E स्क्वायर ये आएगा। देखिए देखिए बेटा सी इज राइट आंसर आएगा। देखिए सी जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई ए डी। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या बोल रहा है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध। इसके लिए बेटा आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, यदि किसी तार की लंबाई L है और उसको खींच के यदि NL कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस आता है बेटा इस टाइम यदि R माने, इस टाइम R डैश माने, वो आता है बेटा N स्क्वायर R। ठीक है, तो N स्क्वायर देखिए कितना डबल कर रहे हैं तो क्या जाएगा R डैश बराबर 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा 16 ओम। देखिए 16 ओम, ऑप्शन नीचे चेक कर लीजिए क्या दे रखा है, 16 ओम दे रखा है क्या, 16 ओम। सी इज राइट आंसर बेटा, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 16 ओम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आसान से और इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा बेटा लो होना चाहिए, लो होना चाहिए या नेग्लेजिबल होना चाहिए। आंसर ज्यादा ये सही रहेगा, नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल सही रहेगा बेटा। आंसर देखिए इसका नगण्य, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नगण्य आएगा बेटा। ध्यान रखना कम नहीं होना चाहिए बल्कि नगण्य होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है बेटा, हाईली सेंसिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, अधिक सुग्राहिता होगी बेटा, उसकी सुग्राहिता जो होगी वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी यदि क्या होगा उसका प्रतिरोध ताप गुणांक नेग्लिजिबल होगा तब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिए हुए चित्र में मिट्टी सेतु संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करें। दोनों का रेशियो ये ले लीजिए और इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का फॉलो करता है ये, तो क्या आ जाएगा देखिए 55 अपॉन R बराबर 20 अपॉन 80 यही आएगा। देखिए 1/4 आ गया, R बराबर क्या आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा ओम, 220 ओम आ जाएगा। देखिए बेटा फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है तो 220 ओम इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोल रहा है, किरचॉफ के प्रथम नियम आवेश पे डिपेंड करता है बेटा, आवेश संरक्षण रहता है और द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षण रहता है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन KCL किरचॉफ करंट लो, इसको बोलते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लो। तो पहले के अंदर आवेश और दूसरे के अंदर ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए बेटा धारा कंजर्व रहती है, ऊर्जा नहीं बेटा, धारा नहीं रहती, आवेश संरक्षण रहता है बेटा।
देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर, यस बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण। आप कंफ्यूज नहीं हुए कि वहां पर चार्ज दे रखा है, करंट लो होता है, इस वजह से धारा कंजर्व रहती है, नहीं, चार्ज कंजर्व रहता है बेटा, क्योंकि जो धारा बहती है किसकी वजह से रहती है, चार्ज की वजह से फ्लो होती है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने। विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का सेल प्रतिरोधक तार की लंबाई L पर संतुलित होता है। देखिए बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का सेल प्रतिरोधक तार की लंबाई L पर संतुलित होता है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध प्रथम सेल के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो ही आएगी बेटा। संतुलित लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही चीजें सेम और दोनों ही सेल एक जैसे हैं। ठीक है, इस वजह से उसकी संतुलित जो लंबाई आएगी वो किस पे आएगी बेटा, सेम ही आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एल आंसर दे रखा है क्या, एल, सी आंसर आएगा बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सी, एल ही रहेगी। यदि समान सेल अपन काम में लेते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी उनका सेम रहता है, और उसको यदि अपन विभव मापी के साथ में काम में लेते हैं तो उसकी लंबाई जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है अपने को। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, बेटा इससे पहले वाला जो पेपर अपन ने 19 का सोल्व किया उसमें भी सेम ही क्वेश्चन था। तो अपन ने जो फ्रीक्वेंसी लिखी थी वो क्या लिखी थी, QB/2πm। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, तो प्रोटॉन के लिए जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, 10⁻⁻19। बी कितना दे रखा है, 10⁻⁴। 2π कॉन्स्टेंट है, m कितना दे रखा है बेटा, इसका आएगा 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आएगी, रखते जाइए आप। 1.6 × 10⁻⁻19, बी आएगा 10⁻⁴। 2π देखिए कितना आएगा, 6.28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा आप, क्या जाएगा, m कितना आएगा, 1.6 × 10⁻27। कट पिट रहा है, काट पीट दो बेटा, इससे ये कट जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। देखिए तो 23, तो ये कितना बच जाएगा, 10⁻⁴। ऊपर ले जाइए आप, तो 1/6.28 × 10⁻⁴। आप यहाँ ले जाइए, 2 यहाँ कर दीजिए, 6.28, 1 कर लीजिए यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻3। आप इसको कैलकुलेट करिए, 1.51 ऐसा कुछ आएगा, ये 10⁻3। देखिए दे रखा है क्या आंसर, यस 1.6 × 10⁻3। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा बेटा, ये रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। देखिए आइडियल एमीटर के लिए जो इसमें होती है मैक्सिमम करंट जानी चाहिए, मैक्सिमम करंट आइडियल एमीटर में जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। तो उसके लिए जो प्रतिरोध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए आइडियल एमीटर की यदि अपन बात करें। एंड आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो उसके अंदर उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर, उसके लिए इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, और वोल्टेज मेजर करता है तो इसमें होने वाली फ्लो होने वाली करंट क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, 0 एंड इनफाइनाइट रेस्पेक्टिवली। यस बेटा, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्रम से 0 और अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो 0 होना चाहिए, जबकि यदि वोल्ट मीटर की अपन बात करें तो वो होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ये हिंदी इंग्लिश का जरूर देखना। यदि आदर्श वोल्ट मीटर की पहले बात कर रहे हैं तो आदर्श वोल्ट मीटर का आना चाहिए अनंत, ये, और आदर्श एमीटर का आना चाहिए बेटा ये 0। तो इसका हिंदी में बी ऑप्शन सही है, इंग्लिश में ए आंसर सही है। ठीक है, तो दोनों के लिए ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखिए क्या बोल रहा है। एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार में r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। ये सीधा है, लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें करंट फ्लो I हो रही है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, μ0I/2πd। ठीक है, ये आएगा। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखे, यदि ये फ्लो होने वाली नियत रखे तो r/2, तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया, d कर रखी है तो अपन ने क्या कर दिया r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये एज इट इज b रह जाएगा, तो b डैश अपने पास में क्या जाएगा बेटा 2b। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा कितना आएगा बेटा 2b।
तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। मैंने पहले भी बोला बेटा, एक टेबल दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक दे रखा है उसमें, तो आप ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, उसमें डायामैग्नेटिक आएगा। ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक के लिए ये होता है, डायामैग्नेटिक जो पदार्थ होता है उसके लिए मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का। तो ये अब टेबल है, टेबल से को याद रखिए तो उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य। ऊर्ध्वाधर घटक कभी भी शून्य नहीं होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। ऊर्ध्वाधर घटक कभी भी शून्य नहीं होता, आपको पता है। यूं डिप एंगल की यदि अपन बात करें तो यदि इसको बी माने तो ये बी एच आएगा अपने पास में और ये बी वी आएगी। तो टेन थीटा बराबर जो डिप एंगल आएगा वो क्या आता है बेटा, बी वी अपॉन बी एच आता है। ठीक है, तो कभी भी जीरो नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर घटक कभी भी शून्य नहीं होगा और कहीं पे भी शून्य नहीं होगा। देखिए आंसर दे रखा है कि चुंबकीय ध्रुव पर, भौगोलिक ध्रुव पर चुंबकीय यामत रखते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। नहीं बेटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो राइट आंसर आएगा इसमें क्या जाएगा बेटा, इनमें से तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, लेंस लॉ इज फॉर। लेंस का जो नियम होता है मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पर जो लेंस का नियम होता है वो डायरेक्शन दिशा का जो परिमाण होता है वो दिखाने के लिए काम में आता है। जबकि अपन बात करें यदि करंट और ईएमएफ, यदि बात करें करंट और ईएमएफ, यदि इनका मैग्नीट्यूड अपने को देखना है तो वो दिखाता है बेटा फैराडे का नियम। मैग्नीट्यूड की यदि इनकी बात करें तो वो कौन दिखाता है बेटा, फैराडेज लॉ। फैराडेज है, उन्होंने क्या बोलता है, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। इससे रिलेटेड फ्लक्स यदि चेंज होगा तो इससे रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा देखिए वो क्या आएगा, प्रेरित धारा का परिमाण नहीं बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण नहीं, ये सब फैराडे के द्वारा दिखाया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, प्रेरित धारा की दिशा। ये किसके द्वारा दिखाया जाता है, लेंज के द्वारा दिखाया जाता है। लेंज क्या बोलता है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या बताता है, माइनस वाला जो साइन होता है ये बताता है लेंज लॉ को। यदि माइनस का साइन हटा देंगे तो किसको बताएगा, फैराडे के लॉ को बताएगा। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा दिखाने में काम आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर, यदि 2 × 10⁻³ एच स्व प्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। अभी अपन ने देखा E बराबर एल डी आई अपॉन डी टी आता है बेटा। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा, L कितना है 2 × 10⁻³ डी आई कितना है, 1 परिवर्तित हो रहा है कितना सेकंड में, 0.1 सेकंड में। तो यहाँ 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻² वोल्ट। देख लीजिए बेटा यहाँ पर ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखा तो 0.02 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा बेटा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सा है, ये फैराडे के नियम से अपन ने सोल्व किया है, फैराडे का जो लॉ है उससे सोल्व होगा। जबकि लेंज का नियम यहाँ पर यदि माइनस आ जाए अपने पास में, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये बताता है लेंज के नियम को, ये जो माइनस होता है ये बताता है बेटा लेंज के नियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे देखिए बेटा क्या दिया है, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व धारिता की शक्ति गुणांक। आपको पता है शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है cos फाई होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। तो प्रेरकत्व दे रखा और धारिता दे रखी है, दोनों ही आपको पता है, एक π/2 से आगे रहता है और दूसरा π/2 से पीछे रहता है। ठीक है कि नहीं, तो दोनों के लिए जो फाई आएगा वो कितना आएगा, π/2 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो पावर फैक्टर आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या आती है, 0। देखिए बेटा 0 ऑप्शन, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संधारित्र देखिए बेटा, संधारित्र का काम क्या होता है बेटा, ये हमेशा प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, बाकी को नहीं गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है संधारित्र। अलाउ अल्टरनेटिंग करंट, देखिए पहला ऑप्शन इसका सही बेटा, गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है नहीं, डायरेक्ट करंट को रोकता है नहीं। ठीक है कि नहीं, देखिए तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, दिष्ट धारा को गुजरने देता है नहीं, रोकता है बेटा, दिष्ट धारा को गुजरने देता है नहीं, रोकता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है नहीं, गुजरने देता है। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, इसका देख लीजिए आप कौन सा आएगा राइट आंसर, फर्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा की कला वोल्टा की कला से π/6 कोण आगे।
परिपथ में अवयव है। देखो धारा की कला वोल्टता की कला से आगे होता है, और वो कब होता है, जब उसके अंदर क्या रहता है, जब देखो अपने पास में जो सर्किट होता है वो कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आरएल सर्किट और दूसरा होता है आरसी सर्किट। इसमें हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज आगे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है बेटा, और इसकी यदि बात करें आरसी में तो इसमें धारा आगे रहती है, चाहे वो कितनी भी आगे रहे, कितनी भी क्लास से आगे रहे। तो देखिए इसमें क्या आगे, धारा की क्लास वोल्टा की क्लास से आगे, तो सर्किट जो आएगा वो कौन सा आएगा, आरसी सर्किट, आरएलसी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्या बोले, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा होगा बड़ा होगा बेटा, सीधा होगा और बड़ा होगा, उसकी प्रकृति यही होगी। देखिए आभासी नहीं होगा, सीधा होगा बड़ा होगा। देखिए वास्तविक और बड़ा होगा, देखिए रियल होगा और क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए बेटा जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, डी, रियल होगा और क्या आएगा साहब, बड़ा आएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती, परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री आएगा बेटा। देखिए ये कोई समतल दर्पण है, इस पर यदि आपतित कोण यदि विलंब के पैरेलल यदि आपतित होती है तो क्या होगा, ये ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे आएगी और क्या आ जाएगी, वापस यूं ही चली जाएगी, यूं ही चली जाएगी। तो आई बराबर आर, और ये दोनों ही क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 0 डिग्री की लंबवत आपतित हो रही है। तो ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए समतल उत्तल लेंस की शक्ति होगी, आपको पता है जो शक्ति होती है वो क्या आती है, पी बराबर 1/f आता है बेटा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो उत्तल लेंस की शक्ति पूछी है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, तो उसकी शक्ति भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, फर्स्ट तो आएगा नहीं, सेकंड पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है अपने को यहाँ पर। देखिए कौन सी घटना विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को, देखिए बेटा पोलराइजेशन होती है, जो पोलराइजेशन होता है वही किसको दिखाता है बेटा, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ प्रकृति को दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन क्या काम में लेते हैं, पोलरॉइड काम में लाते हैं। पोलरॉइड ये होता है, ये काम में आता है। क्रिस्टल होता है जिसकी वजह से अपन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों का सेपरेशन कर सकते हैं बेटा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग दोनों का सेपरेशन कर सकते हैं पर पोलरॉइड से। देखिए आंसर दे रखा है क्या, परावर्तन दे रखा है, रिफ्लेक्शन दे रखा है, व्यतिकरण दे रखा है, विवर्तन बेटा, पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन, सी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, अपन ने बहुत सारे पेपर अपन ने सोल्व कर लिए हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के, जो कि RUHS के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा और मैंने समझाया भी होगा। देखिए यंग के द्विसलिट प्रयोग में यदि स्लेटों की चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, देखिए ये तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्टों का अनुपात क्या आएगा। देखिए इनकी जो परिस्थिति आती है उनकी उच्चिष्ट और निम्निष्टों का अनुपात क्या आएगा, तो उच्चिष्ट क्या आएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर, सॉरी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, देखिए A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9, 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 13/5। देखिए कितना आ जाएगा, 169:25। देखिए बेटा 16925 हर पेपर में क्वेश्चन आया है और बार बार अपन ने रिपीट किया है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा क्या आएगा, इनकी इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी वो कितना आ जाएगा बेटा, आई मैक्स आई मिनिमम 169/25। ठीक है बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार, क्या है, मॉड्यूलन की आवश्यकता के मूल कारण। देखिए मूल कारण कौन कौन से, हाइट ऑफ एंटीना, यस हाइट ऑफ एंटीना डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट पे एंटीना लगाते हो। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इफेक्टिव पावर रेडिएशन बाय द एंटीना, यस बेटा इफेक्टिव रेडिएशन, ये तो 2 ऑप्शन हो गए, देख लेते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखा, विभिन्न संकेतों का मिश्रण, यस बेटा, तो जो इसका राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, विभिन्न संकेतों का मिश्रण,
और एंटीने की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर रखना, ये सब चीज़ें इसका आंसर आ जाएगी। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा रटने वाला क्वेश्चन है, आप यदि थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आंसर इसका बता देता हूं, देखिए क्या है। क्या पूछा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में एनपीएन आ गया बेटा, अपने को पता है एनपीएन, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती है। एक होता है इमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। ठीक है, जिसके अंदर अपन बोलते हैं एनपीएन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे साहब, होल आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आता है बेटा वो क्या आ जाता है, बी। ठीक है, और बेटा आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है और आपको यदि डाउट लगता है तो वो आप बुक से क्लियर करिएगा बेटा, ना किसी वीडियो से क्लियर करने के बजाय आप उसको बुक से क्लियर करिए। यदि आपके पीआरटी बुक पड़ी हुई है तो उसमें आप देखिए, यदि कोई लाइन स्टेटमेंट यदि अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर देखिए, क्योंकि इतने स्टेटमेंट याद रख पाना एटलीस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो उसी हिसाब से अपने को काम करना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी। तो यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर यदि पेपर में आया हुआ है और आपको यदि कंफ्यूजन लगता है उसमें कि सर इसमें हो सकता है कंफ्यूज है, तो आप बेटा वो बुक से रिलेट करिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, बी। बेटा 34 क्वेश्चन नंबर यहाँ से बायो स्टार्ट होती है, तो अपन जो 33 क्वेश्चन आते हैं, अपन स्टार्टिंग में बात करिए कि जो नर्सिंग का पेपर होता है उसमें फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बायो के जो क्वेश्चन आते हैं वो 34 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो बेटा आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे जाए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। और साथ ही आप कई क्वेश्चन, हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे हैं और साथ में एमटीआर भी करवा रहे हैं, ताकि जब भी आप ये क्वेश्चंस देखो तो आपको आइडिया लग जाए कि अपने को किस वे में पेपर सोल्व करना है। यहाँ पर अपन ने पेपर सोल्व किए, बहुत सारे पेपर हमने सोल्व करवाए यहाँ पे, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि जो पेपर सोल्व करते टाइम अपने को क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ताकि जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं 16 अक्टूबर को जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो वो मॉड्यूल पेपर देख पाएँ और उनकी हेल्प हो सके, उनके सिलेक्शन में हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो सके। देखिए दोस्तों, अपन ने 2020 का जो पेपर है वो अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात कर रहे हैं 2021 का जो पेपर लगा था उस पर अपन बात कर रहे हैं। और देखिए जो 2021 का पेपर था बेटा वो ऑफलाइन पेपर हुआ था, क्योंकि जो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से आरयूएचएस ने जो पेपर करवाया था वो ऑफलाइन करवाया है। तो अपन ये जो अपने सामने पेपर खुला है ये ऑफलाइन का ही पेपर है, तो अपन इसी पे डिस्कस करते हैं। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, और इसमें देखो 4 सीरीज चलती है, ए बी सी और डी। इस पेपर में जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें 4 सीरीज थी, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन सब में सेम थे, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन सब में सेम थे। बाकी इनके जो ऑर्डर थे वो चेंज हो सकते हैं, मान लो किसी में 1 नंबर क्वेश्चन था तो वो दूसरे नंबर पे था, वो तीसरे पे था, तो ऐसे था। बाकी क्वेश्चन जो थे वो सारे सेम थे। तो अपन जो ए सीरीज का पेपर है वो अपन सोल्व करने जा रहे हैं, फिजिक्स का जो पेपर है वो। और अब जो पेपर होंगे अपने पास में वो भी ऑफलाइन ही पेपर होंगे। अब कंटिन्यू जो आरयूएचएस नर्सिंग के जो पेपर हो रहे हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही पेपर होंगे और पेपर आपको हैंड ओवर किए जाएंगे, तो वो घर पे आप चेक भी कर सकते हो। तो अपन पेपर नंबर ये जो ए सीरीज है उसकी बात करते हैं, 2021 का जो पेपर है उसकी बात अपन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए बेटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, वो होती है बेटा F/Q। ठीक है, तो F क्या होता है बेटा, न्यूटन, और Q क्या होता है, कूलम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। देखिए न्यूटन पर कूलम, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए बेटा अपने को पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है, Q बराबर NE, यही चार्ज आता है। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, कब, जब उस पर 1 कूलम चार्ज हो, तो Q कितना हो, 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपने को पता है कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, n। तो n क्या जाएगा बेटा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो राइट आंसर देख लो कौन सा आएगा, 6.25 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। देखिए
एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव, ठीक है। देखिए मान लो ये बिंदु आवेश है, क्यों, इसके कारण अपने को विभव निकालना है। तो विभव कितना आएगा बेटा अपने को पता है, वो आता है KQ/R, ठीक है। तो वो Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। देखिए आंसर कौन सा आएगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। फर्स्ट देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को बेटा समानुपाती बोलते हैं, तो समानुपाती नहीं है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यस, दूरी के अनुक्रमानुपाती नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, समांतर प्लेट संधारित्र जो संधारिता है वो निर्भर करती है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र ये हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये, तो देखिए इसकी जो धारिता आते हैं, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और यदि इनके बीच का जो एरिया वो a हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारिता आती है वो क्या आती है बेटा, ε0 A/d। तो देखिए ε0 पे डिपेंड करती है, इसके अंदर जो मीडियम लिया हुआ है उस पर डिपेंड करती है, प्लेटों के एरिया पे डिपेंड करती है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो देखिए आंसर कौन सा आ जाएगा, धातु की प्रकृति पे नहीं बेटा, प्लेटों के बीच की दूरी पर यस, प्लेटों की मोटाई पर नहीं, प्लेटों के बीच विभवांतर पर नहीं। तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या जाएगा, 4, जो बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ के 2 नियम है आपको पता है, एक फर्स्ट नियम एक सेकंड नियम। फर्स्ट नियम जो होता है उसको बोलते हैं अपन KCL लो फर्स्ट, और सेकंड की यदि अपन बात करें तो वो होता है बेटा KVL। KCL होता है बेटा करंट लो बोलते हैं इसको अपन, और KVL को बोलते हैं अपन वोल्टेज लो, ठीक है। जो करंट लो होता है वो बेटा चार्ज, इसमें चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, जबकि वोल्टेज जो होता है बेटा वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही चीजें मैंने बताई है, और जो अभी तक अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2020 का यदि पेपर आप देखोगे तो उसके अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें दोनों ही नियम दे रखे हैं और दोनों के लिए पूछा है। तो जो राइट आंसर आएगा देखिए क्या, आवेश संरक्षण। प्रथम नियम धारा का नियम, इसका मतलब फर्स्ट नियम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट नियम किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये द्रव्यमान संरक्षण पे नहीं, धारा संरक्षण में नहीं, क्योंकि धारा आ रही है इसका मतलब नहीं है कि धारा संरक्षित रहती है उसमें, संवेग संरक्षण पे नहीं। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बायो-सावर्ट नियम का अन्य नियम है। देखो बायो-सावर्ट ने जो नियम दिया था उसी में थोड़ा सा करेक्शन किया था। इससे पहले जो नियम दिया था वो दिया था लाप्लास ने, और लाप्लास ने जो नियम दिया था वो एज इट इज बायो-सावर्ट के नियम के जैसा ही दिया था। देखिए उन्होंने क्या दिया था, यहाँ दिया था HDL बराबर μ0 I/4πd, ये दिया था बेटा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर लाप्लास ने H लिया था, जबकि बायो-सावर्ट ने यहाँ पर क्या लिया था बेटा, DL B लिया था, ठीक है। तो देखो, तो ये जो नियम होता है, देखिए जो लाप्लास ने जो नियम दिया था वो क्या था, H बराबर μ0 NDL I/4πd, जबकि यहाँ पर, और यहाँ पर जो μ0 लिया था बेटा इन्होंने लिया था 1/4π, ये लिया था लाप्लास ने, जबकि जो बायो-सावर्ट है उन्होंने लिया था μ0 NIDL/4πd। यहाँ पर μ0 इन्होंने लिया था K/4π, और K की जो वैल्यू ली थी वो ली थी बेटा 4π × 10⁻⁷, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा, लाप्लास का नियम, क्योंकि इससे पहले किसने दिया था, बायो-सावर्ट के देने से पहले ये, तो इसी के अन्य नाम से बोल देते हैं अपन, ठीक है। एम्पीयर का नियम हो नहीं सकता, लेंज का हो नहीं सकता, फैराडे का हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक आता है वो क्या आता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अपने को पता है, फाई जो होता है, फ्लक्स अपने पास में होता है वो होता है B.A, ठीक है। फ्लक्स की यदि अपन बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा वेबर, ठीक है। और एरिया जो आता है उसकी आती है मीटर स्क्वायर, तो बी की क्या आ जाएगी बेटा, Weber/मीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए Weber/मीटर स्क्वायर बी, तो जो अपने पास में जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, Weber/मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा पेपर दिया था ये RUHS ने, जो फर्स्ट बार जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं बेटा। देखिए
एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है कि नहीं। एक धारावाही कुंडली एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करती है। देखिए ये एक कुंडली है, ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर इन्होंने आई धारा प्रवाहित की है और ये कैसे बिहेव करती है, एज लाइक टिन्नी मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, टिन्नी मैग्नेट की जैसे बिहेव करती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि कुंडली का क्षेत्रफल a हो, यदि इसका जो क्षेत्रफल हो, यदि इसकी रेडियस r हो और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो, a दिया हो, तो चुंबकीय आघूर्ण m हो तथा चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया हो, m हो, तो कुंडली में धारा होगी। आपको पता है टिन्नी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है बेटा, m बराबर होता है IA, ठीक है। तो I बराबर कितना आ जाएगा बेटा, m/a। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, m/a। देखिए m/a, तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि I बराबर m बराबर क्या आता है, देखो बेटा यदि इसके अंदर n घेरे हो, n टर्न्स हो, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है NIA। तो इस टाइम जो करंट आएगी वो क्या आएगी, m/NA, ठीक है। तो n एक ही दे रखा है इसमें, इस वजह से आंसर अपने पास में क्या आएगा, m/a, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एम्पियर के नियम का अवकलन रूप, एम्पियर के नियम का अवकलन रूप इन्होंने पूछा बेटा। समाकलन रूप अपने को पता है एम्पियर का, वो क्या आता है, B/dl बराबर क्या आता है, μ0I, ठीक है कि नहीं, ये नेट करंट ये आता है। अब इन्होंने क्या पूछा, अपने से पूछा क्या है, अवकलित रूप पूछा इन्होंने, ठीक है कि नहीं। तो अवकलित रूप में देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, μ0I ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसका अवकलन यदि अपन करते हैं तो इन दोनों चीजों को अपन क्या लिख देते हैं, डेल B, ठीक है कि नहीं, इसको लिख देते हैं डेल अपन। यदि देखो अपन इसकी बात करें तो B को बाहर ले लो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता नहीं, क्या आ जाएगा, DL बराबर क्या आ जाएगा, μ0I, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल, तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट B बराबर क्या आ जाएगा, μ0I। ये जो इंटीग्रेट होता है DL के साथ में, सॉरी हाँ इंटीग्रेट होता है, उसको यदि डिफरेंशिएट के रूप में यदि अपन लिखे, डिफरेंशिएशन के रूप में लिखे तो इसको अपन लिखते हैं डेल, ठीक है, उल्टा डेल लिखते हैं बेटा, इसको उल्टा डेल। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा बेटा, नहीं क्रॉस नहीं आता बेटा, डॉट आता है, क्रॉस वाले तो वैसे ही नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर देखो बी, सी ऑप्शन के अंदर सी, μ0I, डेल आ रहा है, उल्टा त्रिभुज आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर μ0I। यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट डेंसिटी आ रही है, तो बेटा करंट डेंसिटी नहीं आती है, क्या आती है, करंट आती है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, और बेटा तुम लोग यदि थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस यदि इसमें यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, क्रॉस, तो क्रॉस तो होता ही नहीं है एम्पियर के नियम में, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट दे रखी है, यहाँ पर करंट डेंसिटी दे रखी है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। तो थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस काम में लोगे तो क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो देख ली, क्या बोल रहा है अपने को, वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकनशीलता एक से अधिक होती है, हमेशा क्या आएगी, वायु के सापेक्ष नरम लोहे की चुंबकनशीलता ज्यादा होती है, ठीक है। वायु की कम होती है जबकि नरम लोहे की ज्यादा होती है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा इसमें, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है बेटा, वो तो आप जब थ्योरी आपकी मजबूत होगी तभी आप कर पाओगे बेटा। देखो तो क्या आ जाएगा, नैनो कणों का आकार घटाने पर, देखिए नैनो कणों का जो आकार होता है घटाने पर कौन सा वाला जो गुण है वो घटता है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होता है। घटने की बात कर रहे हैं कि घटने वाला गुण कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, घटता है। यदि अपन नैनो कणों का आकार, ठीक है कि नहीं, नैनो जो पार्टिकल है उनका यदि जो साइज है, नैनो पार्टिकल की यदि साइज अपन यदि रिड्यूस करें, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है कि। तो क्या आ जाएगा, देखिए मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होगा वो क्या होगा बेटा, कम आ जाएगा, गलनांक क्या आ जाएगा इसमें, कम हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्या होता है साहब, देखिए प्रति चुंबकीय के लिए पूछा है तो इन्होंने क्या बोलते हैं साहब अपन, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, ध्यान रखना। प्रति चुंबकीय यदि यहाँ पर अणुचुंबकीय होता, अणुचुंबकीय बात होता तो यहाँ पर क्यूरी का जो नियम है वो फॉलो हो जाता है। यहाँ पर
क्यूरी का नियम क्या होता है, चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यू, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है साहब, घटता है। लेकिन पूछा किसके लिए बेटा अपने को, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर ताप के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप से प्रभावित नहीं होता। यस, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी राइट आंसर आएगा। ठीक है, ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये इस नियम को फॉलो नहीं करता प्रति चुंबकीय पदार्थ, जबकि अणुचुंबकीय पदार्थ फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z है तब इसके शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। देखिए बेटा, इससे पेपर 2020 का जो अपन पेपर सोल्व किया था उसमें भी अपन ने बताया था कि जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है cos फाई। ठीक है कि नहीं, cos फाई होता है शक्ति गुणांक। तो वो एलसीआर सर्किट के लिए क्या आएगा, तो एलसीआर सर्किट के लिए मैं बता देता हूं बेटा, ये C हो गया, ये R हो गया, ये L हो गया। ठीक है, एलसीआर सर्किट में इसकी मानते हैं अपन XC इंपीडेंस, इसका मानते हैं R, और इसका जो रिएक्टेंस मानते हैं, इन दोनों का रिएक्टेंस होता है बेटा, और इन तीनों को मिला के इंपीडेंस आता है। ठीक है, जो प्योर कोयल या प्योर कैपेसिटर की अपन बात करें तो उनके लिए आता है इंपीडेंस, जबकि यदि इनको सबके लिए साथ में बात करें तो आता है इंपीडेंस। ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए बेटा, XL। ठीक है, तो अपने को पता है यदि इनके बीच में यदि अपन कर्व खींचे तो वो क्या आता है, देखिए जो रेजिस्टेंस रहता है वो हमेशा किस में रहता है, सेम एंगल में रहता है बेटा। जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम एंगल में रहेगा, जबकि यदि वोल्टेज की अपन बात करें तो बेटा यहाँ पर वोल्टेज यहाँ रहेगा, जबकि यदि बात करें अपन किसकी यहाँ पर बेटा, करंट की बात करें कौन से सर्किट के लिए, XC के लिए, जबकि बात आएगी XL। XL में करंट पीछे होती है, XC के अंदर करंट आगे होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर XC आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यदि अपन यहाँ पर XC इज ग्रेटर देन XL की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जो नेट आएगा फाई वो बेटा क्या आ जाएगा, R² प्लस क्या आ जाएगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, Z। इसी को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो अपने को पता है जो cos फाई होता है वो कितना आता है बेटा, हिंदी मीडियम से जनरली बच्चे ज्यादा बैठते हैं तो मैं बता देता हूँ, लाल अपॉन कक्का, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या आएगा, R, और कर्ण क्या आएगा बेटा, Z। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में दे रखा है, नहीं तो वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखिए R/Z, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, C। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है एलसीआर सर्किट के अंदर कि किस में करंट आगे होती है और किस में वोल्टेज आगे होता है। तो मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर यदि कोयल यदि होती है सर्किट के अंदर तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, मान लो यदि क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको बेनिफिट हो उस क्वेश्चन का। देखिए आ जाइए बेटा, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यदि मान के चलो अपने पास में R और L सर्किट है, ठीक है, तो उसमें हमेशा वोल्टेज आगे रहेगा बेटा। इसमें हमेशा क्या रहेगा बेटा, वोल्टेज रहेगा, π/2 से वो हमेशा आगे रहेगा। जबकि यदि बात करें अपन RC सर्किट की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो करंट है बेटा, वो करंट है वो π/2 से क्या रहेगी, आगे रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा बेटा, C। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए रेखीय प्रतिबाधा है, देखिए रेखीय प्रतिबाधा की इन्होंने बात करी है किसके बारे में बेटा, जब केवल रेजिस्टेंस हो, जब केवल रेजिस्टेंस हो तभी आपको पता है उसमें वोल्टेज और जो करंट होती है वो सेम फेज के अंदर होती है। ये हो गया वोल्टेज देखिए, और इसी फेज में क्या होती है बेटा, करंट होती है। इसी फेज में क्या होती है बेटा, करंट होती है। तो दोनों ही क्या होती है बेटा, सेम फेज में होती है। तो इस दौरान जो इंपीडेंस होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो R के बराबर होगा, प्योर रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, केवल प्रतिरोध, तो जो रेखीय प्रतिरोध है वो किस प्रतिबाधा है वो किसके बराबर रहेगी, केवल प्रतिरोध के बराबर रहेगी बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य बिंदुओं के लिए रेखीय आवर्धन होता है। ध्यान रखिए, मुख्य बिंदुओं के लिए यदि अपन आवर्धन की बात करें तो वो बेटा हमेशा +1 होता है। वो हमेशा कितना होता है बेटा, मैंने पहले भी बोला आपको, ये MTR टाइप क्वेश्चन है। यदि आपकी 12वीं क्लास की यदि थ्योरी यदि थोड़ी सी भी मजबूत होगी, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन बेटा हलवे से ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े आराम से इनको कर पाओगे आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
दो लेंसों के बीच की दूरी घटाने पर, दो लेंसों की जो दूरी घटाएंगे बेटा तो हमेशा ध्यान रखना उनकी जो फोकस दूरी है, जो संयोग की फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए तो क्या जाएगा, संयोग की फोकस दूरी घटती है, संयोग की फोकस क्षमता घटती है, संयोग की फोकस दूरी अपरिवर्तित, संयोग की फोकस दूरी बढ़ती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए संयोग की फोकस दूरी बढ़ती है। देखिए बेटा एक बार इसमें ये भी ऑप्शन दे रखा है संयोग की क्षमता, ठीक है। तो आपको पता है बेटा इसमें इसका राइट आंसर बेटा बी भी हो सकता है। देखिए क्यों हो सकता है, बी मैं बता देता हूं। यहाँ पर यदि ये क्षमता नहीं देते तब तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है बेटा, ये तब तो अपन इसका आंसर ये देते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, संयोग की क्षमता दे रखी है। और आपको पता है P बराबर किस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, F, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होता है तो इसको अपन डायप्टर में लेते हैं, ठीक है। तो यदि आप फोकस दूरी यदि घटा रहे हो तो उसकी जो फोकस क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा तो दे नहीं रखा इन्होंने, संयोग क्षमता क्या कर रखी है, घटा रखी है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, क्योंकि घटने पर क्या होती है, दोनों की संयोजन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी ही आएगा। यदि बढ़ी हुई होती है यहाँ पर संयोजन क्षमता तो इसका राइट आंसर क्या आता है बेटा, बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं अगले एकदम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। टेलीफोटो लेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, टेलीफोटो लेंस की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो हमेशा उनकी फोकल लेंथ होती है उससे हमेशा कम होती है, ठीक है कि नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी इज लेस देन f1 प्लस f2। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होती है। तो राइट आंसर आएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर अपन चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं ये दे रखी है, I1 और I2 का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:1 का रेशियो दे रखा है। व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती है, इनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात I max I minimum, I max I minimum वो कितना आता है बेटा, आपको पहले ही बता रखा है, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2। इससे सोल्व कर लीजिए आप। देखिए I max अपॉन I minimum कितना आ जाएगा बेटा, 9 का रूट प्लस 1 का रूट अपॉन 9 का रूट माइनस 1 का रूट। तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो क्या आ जाएगा बेटा 4 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा बेटा 2:1। देखिए 2:1। तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी। देखिए बेटा यदि यही रेशियो यदि किसका दिया हुआ होता, एम्पलीट्यूड का दिया होता, तो I max और I minimum जो आता है वो क्या आता है बेटा, मैं बता देता हूँ उसके भी, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आता है बेटा, ठीक है। अपने को क्या दी हुई है यहाँ पर, इनकी इंटेंसिटी दी हुई है, तो इनका जो I max I minimum आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 2:1 का रेशियो आ जाएगा। यही क्वेश्चन 2020 का जो पेपर था ऑनलाइन उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यंग के दो स्लिटों का प्रयोग प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है बेटा, इंटरफेरेंस को, व्यतिकरण को व्यक्त करता है बेटा ये इंटरफेरेंस। विवर्तन, विवर्तन को पोलराइजेशन बताते हैं बेटा, पोलराइजेशन सॉरी, यहाँ पर ये दोनों एक ही होते हैं और परावर्तन अपने पास में जो मिरर आता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस होता है वो किसको दिखाएगा, व्यतिकरण को, इंटरफेरेंस को, ठीक है। देखिए प्रकाश का विवर्तन तभी दिखाई देता है जब अवरोध का आकार उसके तरंगदैर्ध्य के आकार में होता है, ठीक है नहीं। जब डी और लैम्बडा दोनों लगभग बराबर होते हैं बेटा तभी ये विवर्तन दिखाई देता है, नहीं तो विवर्तन दिखाई नहीं देगा। देखिए साहब इसमें क्या आ जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में, ठीक है। यदि बराबर ही दिखाई दे दोनों तभी अपने पास में विवर्तन दिखाई देंगे, नहीं तो विवर्तन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रेखीय प्रतिबाधा बेटा, ये हिंदी में थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पर रेखीय प्रतिरोध वाला अपन ने क्वेश्चन देख लिया और ये इसके ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। देखिए कार्य है ये ऊर्जा, तो इंग्लिश वाला देख लेते हैं। पर प्लांक कांस्टेंट इज ए यूनिट ऑफ, प्लांक जो कांस्टेंट होती है वो यूनिट किसके बराबर होती है, तो अपने को पता है प्लांक कांस्टेंट h होता है और इसकी क्या लिखते हैं, जूल इंटू सेकेंड लिखते हैं बेटा। तो जूल इंटू सेकेंड, देखिए इनमें किसकी आएगी, एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिए। अपन इसकी क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या आएगी, देखिए इसकी m1 L2 T-2 इंटू टी, तो अपने पास में आएगी m1 L2 T-1। देखिए इनमें किसकी आएगी, m1 L2 T-2, तो ये हो नहीं सकता। एनर्जी m1 L2 T-2, ये भी नहीं हो सकता।
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की होती है बेटा mv, ये क्या आता है m1 l1 t माइनस 1, तो बचा क्या एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है एंगुलर जो मोमेंटम होता है अपने पास में वो क्या आता है, l की यदि बात करें तो वो आता है mvr। आपको पता है m क्या आता है m1 l1 t माइनस 1 और r की क्या आएगी l1, तो क्या आ जाएगा m1 l2 t माइनस 1। देखिए दोनों मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप जो डायमेंशन है उससे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आपके पास में जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, कोणीय समवी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा डी। हिंदी मीडियम से के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए बेटा ये पहली बार आरयूएचएस ने ऑफलाइन पेपर करवाया था, तो हिंदी मीडियम के अंदर त्रुटिज हो सकती है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना आपके एडमिट कार्ड में या आप पेपर देखो तो वहां पर लाइन लिखी हुई आएगी कि यदि हिंदी मीडियम का यदि क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है वो राइट माना जाएगा। तो आप हिंदी मीडियम के साथ में बेटा इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान रखिए आप पेपर सोल्व करते टाइम, क्योंकि बेटा सिलेक्शन आपको लेना है, आरयूएचएस के कोई फर्क नहीं पड़ता एक सिलेक्शन यदि नहीं होगा तो आप जरूर ध्यान रखिए जब भी पेपर करते टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यदि आपका हिंदी का क्वेश्चन यदि आपको लगता है मिस्टेक लगती है तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर क्रॉस चेक करिए बेटा। ठीक है, देखिए अगला भी फिर इन्होंने ये दिया है रेखीय प्रतिबाधा वापस डालिए, जो कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर रेखीय प्रतिबाधा आ ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन चेक कर लीजिए, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली, और आपको फोटोन का पता है एच न्यू होता है, और ये क्या होता है बेटा क्वांटा पार्टिकल होता है, और क्वांटा क्या होता है बेटा न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन जरूर सही है इसके, बाकी जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है तो न्यूट्रल। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा उदासीन। मीडियम के हिसाब से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेविसन व जर्मर के प्रयोग में निकल क्रिस्टल का कार्य है। निकल क्रिस्टल का जो कार्य होगा बेटा ये 2020 का यदि पेपर दोगे तो उसी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। किसकी तरह काम करता है बेटा ये परावर्तिक सतह के सॉरी विवर्तक के रूप में काम करता है ये। ठीक है, किसके रूप में काम करेगा ये विवर्तक के रूप में काम करेगा ये। ठीक है, नहीं आपको पता है यहाँ पर जो डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए एक डी ब्रोगली इक्वेशन आती है, वो क्या आती है बेटा एन लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा होती है। तो जो निकल क्रिस्टल अपन काम में ले लेते हैं वो पोलराइड उसके जो सरफेस होती है उसकी तरह बिहेव करता है। तो जो राइट आंसर आएगा एज डिफ्रैक्टर। ठीक है कि नहीं, तो उसके रूप में काम करता है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन तरंगीय व्यवहार दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंगीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन तरंगीय व्यवहार। ठीक है नहीं, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि कोई भी पार्टिकल यदि कोई पार्टिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते अपन, प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे कोई भी हो, यदि कोई भी पार्टिकल यदि वेव के रूप में बिहेव करता है, यदि किसके रूप में बिहेव करता है वेव के रूप में, तो उसमें एक ही उसका गुण होता है जो कि क्या दिखाता है साहब कि जिसकी वजह से ये कैसा होता है साहब कि तरंग के रूप में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो वो होता है बेटा डिफ्रैक्शन। क्या होता है बेटा डिफ्रैक्शन जो होता है वही इसमें वो दिखा सकता है। यदि क्रिस्टल की द्वारा वो यदि डिफ्रैक्ट हो जाता है तो वही बताता है कि साहब इसकी जो प्रॉपर्टी वेव की होगी या कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में तो विक्षेपित बेटा इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, तो ये कोई प्रमाण नहीं है कि ये तरंग के रूप में रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है बेटा, दोनों में ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो तरंग के रूप में रहता है। गैस का आयनीकरण पार्टिकल भी बेटा आयनीकरण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है तो आयनीकरण कर ही सकता है बेटा। तो क्रिस्टल में विवर्तित हो जाते हैं, ये क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं बेटा क्रिस्टल में विवर्तित हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होते हैं साहब तरंग के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं। तो किसकी वजह से वो दिखा सकते हैं केवल डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये क्या हो जाता है डिफ्रैक्टेड हो जाते हैं क्रिस्टल के द्वारा इस वजह से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25 क्वेश्चन, अनिश्चितता की खोज किसने करी है। तो आपको पता है अनिश्चितता क्या होती है अनसर्टेनिटी, डेल एक्स डेल जेड बराबर क्या होता है NH/4 तो इसको बोलते हैं पर अनसर्टेनिटी किसी डेल पी सॉरी डेल एक्स डेल पी बराबर क्या आता है साहब NH/4 और ये किसने बताई बेटा हाइजेन। ठीक है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ये किसने बताई है अनिश्चितता सिद्धांत ये
हाइजेनबर्ग ने बताया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अल्फा कणों की परास वायु में, अल्फा कणों की वायु में जो परास होती है, आपको पता है इनकी जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो बहुत कम होती है, इसलिए जो परास होगी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, फ्यू सेंटीमीटर। देखिए, अपने को पता है कि अपने पास में क्या होता है साहब, E बराबर mc² होता है, इससे मत निकालिए इसको। देखिए, अपने को पता है E बराबर क्या होता है साहब, लैम्बडा बराबर क्या आता है, h/√2m/ke। ठीक है, तो आपका यदि क्या होगा साहब, इनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और मास के अंदर उल्टा रिलेशन है। ठीक है, उल्टा रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया साहब, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास ज्यादा होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो रिलेशन आया है वो ऐसे आया है। इसका मतलब क्या आ गया, रिलेशन अपने पास में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। तो जिसका m ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, और जिसकी एनर्जी कम आएगी तो उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी बेटा, कम आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, फ्यू सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा 26 में वो क्या आएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, इसके अंदर देखिए एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। न्यूट्रिनो क्या होते हैं साहब, एंटी पार्टिकल होते हैं, ये एंटी पार्टिकल होते हैं। और यदि 2019 का पेपर आपने देखा है, 2020 का पेपर आपने देखा है, तो वहां पर अपन ने बताया कि जो बीटा डीके होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिवली और दूसरा होता है नेगेटिवली। तो इस नेगेटिव होता है, नेगेटिव के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, जबकि बीटा पॉजिटिव के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है बेटा। ठीक है, ये दोनों निकलते हैं, जबकि अल्फा बीटा के अंदर ये नहीं निकलते। तो देखिए इसमें अलग अलग आंसर दे रखे हैं, अल्फा से, गामा से, इन सभी नहीं, बीटा से के अंदर केवल न्यूट्रिनो निकलते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नाभ की अभिक्रिया में पालन होता है, केवल ऊर्जा का होता ही होता है, केवल आवेश का होता ही होता है बेटा, केवल न्यूक्लियन, तीनों का ही होता है बेटा। तो तीनों में यदि आंसर दे रखा है उपरोक्त सभी, देखिए ऊर्जा, आवेश, न्यूक्लियन एवं सांख्यिकी संरक्षण के नियम। यस, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी। ए गलत नहीं है, बी गलत नहीं है, सी गलत नहीं है, तीनों ही सही है। तो तीनों का एक साथ ही दे रखा है इन्होंने, तो अपने पास में जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या बोल रहा है, पीएन संधि की अग्र अभिनति की दशा में। देखिए बेटा, अग्र अभिनति यदि 2020 का पेपर की यदि अपन बात करो तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। देखिए, डिप्लेशन लेयर पे क्वेश्चन आया था, ये पी हो गया, ये एन हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव पार्टिकल स्टेबल होते हैं बेटा ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये होल आ गए बेटा, यहाँ होल आएंगे बेटा, यहाँ होल आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अगर अभिनति करते तो अगर अभिनति का मतलब पता, पी पॉजिटिव से जुड़ता है, एन नेगेटिव से जुड़ता है, उसको बोलते हैं अपन अगर अभिनति। ठीक है, तो क्या होगा साहब, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, और जो होल होंगे वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, होल भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव है तो ये होल को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए आप ऑप्शन कौन सा सही आएगा, केवल पी क्षेत्र से विवल एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, नहीं बेटा, केवल एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, नहीं बेटा, कोई धारा प्रभावित नहीं होती, नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यस बेटा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, डी। देखिए, इसमें बहुसंख्यक क्या है, होल, इसमें बहुसंख्यक क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र की तरफ गति करते हैं। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी। ठीक है, तो पीएन संधि को अगर अभिनति की दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। ठीक है, जेनर भंजन। देखिए बेटा, आपको इतने पेपर हमने सोल्व कराया बेटा, यदि पैरामेडिकल कोचिंग वाले पे आप कंटिन्यू बने हुए हैं, और पेपर यदि आपने सुपरविजन किए हैं सारे प्रीवियस ईयर के जो अपन ने करवाए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि रिपीट होके आया है एग्जाम में तो वो आया है जेनर डायोड का बेटा। ठीक है कि नहीं, वो किसकी वजह से आया है साहब,
कि जेनर डायोड पे इतने सारे क्वेश्चन आए अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो देखिए, उसमें उत्तेजना से इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्प मिश्रण नहीं बेटा, अत्यधिक मिश्रण, अत्यधिक अप मिश्रण यदि अपन करते हैं इसकी वजह से क्या होता है साहब, जेनर बंजन होता है, जेनर ब्रेकडाउन होता है। और काम क्या होता है बेटा इसका, वोल्टेज रेगुलेशन का होता है बेटा। किसका होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, इसका काम होता है बेटा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या बोल रहा है, देखिए बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति, आपको बेटा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 का यदि पेपर आपने देखा है तो उसमें देखिए आप, इसमें रिपीट हुआ, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा था, यहाँ पर अपने को फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी यदि एफ होती है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी बेटा एफ ही आती है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी एफ ही आती है। यदि फुल वेव रेक्टिफायर की अपन बात करें, यदि गिवन फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट के अंदर 2f आती है। देखिए बेटा तो क्या है अपने पास में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है तो 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो निकलेगी कितनी बेटा, 50 × 2 कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 100 हर्ट्ज, 20 राइट आंसर बेटा, ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि जो आवृत्ति होगी वो क्या आएगी, निर्गत आवृत्ति डबल आएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी क्वेश्चन जो अपन ने 2020 का पेपर करवाया था उसमें रिपीट होकर आया है। देखिए उभयनिष्ठ आधार विधा में ट्रांजिस्टर का आधार लाभ होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आधार लाभ इन्होंने देखा है, मैं बता देता हूँ आपको कि अपने पास में जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो जनरली 3 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर और एक होता है कॉमन इमीटर, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो देखिए इसके अंदर इसका अल्फा आता है करंट गेन, इसका बीटा आता है और इसका गामा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कॉमन बेस की बात करें तो ये आता है बेटा 0.95, ये कितना आता है बेटा, करंट गेन यदि कॉमन बेस की अपन बात करें तो उसके अंदर जो करंट गेन आता है वो कितना आता है, 0.95 आता है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, बीटा आपको पता है, बीटा बराबर क्या होता है, 1 - α/α। इससे तुम लोग ये निकाल सकते हो कि जो बीटा गेन आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा होता है, तो कितना आएगा बेटा, 1 से कम, 0.95 है तो ये कितना आएगा बेटा, 1 से कम आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नैनो कणों का आकार होता है, तो नैनो कणों का जो आकार होता है बेटा मैं बता देता हूँ, वो होता है 1 × 10⁻⁷। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये 1 × 10⁻⁸ हो जाएगा, ये 1 × 10⁻⁷। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें देखिए कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ आ जाएगा तो माइक्रोमीटर आ जाएगा बेटा। यहाँ देखिए 1 × 10⁻⁵ आ जाएंगे, तो इसकी रेंज में केवल एक ही आ रहा है और वो क्या आ रहा है बेटा, 1 × 10⁻⁷। तो नैनो पार्टिकलों का जो साइज होता है वो क्या होता है, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 यहाँ से बेटा केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। देखिए 34 से आणविक ठोस, ये तो यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व है, वो अपने केमिस्ट्री वाले जो सर है वो करवा देंगे। बाकी ये अपन ने फिजिक्स के जो 2021 का जो पेपर है वो अपन ने सोल्व करवा दिया। तो अपन ने नर्सिंग के जो 17 से लेकर अपन ने 21 तक 17, 18, 19, 20 और 21 ये सारे पेपर अपन ने सोल्व कर लिए। बीएससी नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं वो, तो आप जब भी एग्जाम देने जाओ, अभी एग्जाम में टाइम है, तो आप ये पेपर जो है वो जरूर देख के जाइए बेटा, क्योंकि इनमें से आपने देखा है जितने भी पेपर अपन ने सोल्व करवाए हैं उनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं। तो हो सकता है 2022 का जो पेपर हो उसमें भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट आए, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली यूनिवर्सिटी वो एक ही है, RVHS ही करवाती है, तो वो क्या करती है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे पैरामेडिकल कोचिंग वाला पे जो पैरामेडिकल की जो पेपर करवाती है RVHS, उसके भी सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 16 से लेकर 21 तक वो भी अपन ने सोल्व करवाए हैं, तो वो भी एक बार आप जरूर देख के जाइए, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।